हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। ठीक है, ये क्लास 9th का हमारा पहला लेक्चर है। आज से मैं क्लास 9th का भी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले तो ग्रेविटेशन में हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, सिंपली कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, दो बॉडी के मासेस के कारण लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जो दो बॉडी के बीच में लगता है और उन बॉडीज के बीच में लगता है जिनके पास कुछ ना कुछ मासेस होते हैं। ठीक है, तो मासेस के कारण लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आपने अपने एवरीडे लाइफ में देखा होगा, अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस पे आती है, या फिर अगर हम किसी स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो स्टोन भी नीचे की तरफ आता है। इस मार्कर को देखो, अगर मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो ये मार्कर भी नीचे की तरफ आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी बरसात होती है तो जो बारिश की बूंदें हैं वो बादल से, यानी कह सकते हो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ से नीचे की तरफ ही आते हैं। आपने नदियों को बहते हुए देखा होगा, नदियाँ हमेशा पहाड़ से निकलकर और समुद्र की तरफ बहते हुए चली जाती हैं, यानी कि वह अभी टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो इन सारे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है। इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने सोचा था और न्यूटन ने बताया कि अर्थ के अंदर एक फोर्स होता है जिस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो कभी भी रिपल्सिव कैरेक्टर शो नहीं करता। ऐसा किसने कहा था? न्यूटन ने कहा। जब न्यूटन भाई साहब ने इसके बारे में बताया तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अंदर पाया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है? जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज बॉडी है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वैसे ही अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है? तो न्यूटन ने कहा कि मास इसके कारण लगता है। ठीक है, तो बाकी साइंटिस्टों ने कहा मास तो हमारे पास भी है। अगर मैं इस मार्कर को फ्री ड्रॉप करता हूँ तो ये अर्थ पे जाने के बजाय हमारी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लोजर हूँ ना इसके कंपेरिजन में। अगर हम अर्थ से कंपेरिजन करें तो अर्थ के कंपेरिजन में मैं इस मार्कर से ज़्यादा क्लोजर हूँ, मीन्स ये मेरे तरफ आना चाहिए ना कि अर्थ की तरफ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूटन ने बताया, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि दो बॉडी के बीच में जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसके लिए दो बॉडी का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। इसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इन सब सारी बातों को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ को बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर लिखता हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा लॉ, ग्रेविटेशन का एक ऐसा लॉ जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। उस लॉ को बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखना, उन्होंने कहा कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r फ्रॉम देयर सेंटर। ठीक है, हमने दो बॉडी कंसिडर कर लिया, m1 और m2, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सॉरी, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो फिर साइंटिस्टों के मन में और भी सवाल आया कि अगर हम कंपेयर करते हैं अर्थ का अन्य सेलेस्टियल बॉडी से तो अर्थ का मास बड़ा ही कम है इन कंपेरिजन ऑफ सन या अनदर सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे
गैलेक्सी में हैं, जो भी स्टार हैं या कह सकते हो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका मास हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा हैवियर है, तो इस बॉडी को अर्थ की तरफ ना जाकर उन सेलेस्टियल बॉडीज की तरफ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? तो न्यूटन ने कहा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अपनी इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिस लॉ को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब समझिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा था। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 which are separated by a distance r, then a gravitational force will be act between them, and that force will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ओके, और जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, देखो बच्चों मिलेगा हमें F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एंड व्हेन प्रोपोर्शनलिटी विल बी रिमूव्ड तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और उस कांस्टेंट टर्म को G कहते हैं, हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, तो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे वेयर G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और SI यूनिट देखो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि बच्चे अभी क्लास 9th में हैं, तो आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग SI यूनिट फाइंड करते हैं किसी भी गिवन टर्म का। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है? F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है SI यूनिट ऑफ G। क्या फाइंड करना है? SI यूनिट ऑफ G। SI क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का मतलब यह होता है कि वह यूनिट जिसका इस्तेमाल हम पूरे विश्व में करते हैं, उस यूनिट को बोलते हैं SI यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो देखिएगा यहाँ पे मिल जाएगा G इजुकल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो ये कैसे हुआ? आर स्क्वायर को इधर भेजो, जब आर स्क्वायर को इधर भेजोगे तो मिलेगा F इंटू आर स्क्वायर बराबर G m1 m2। ठीक है, अब m1 m2 को इधर भेज दो, m1 m2 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मिलेगा G बराबर, देखो m1 m2 जब इधर आएगा तो मिलेगा F इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो अपॉन m1 m2 हो गया। अब ध्यान से देखो कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का SI यूनिट होगा न्यूटन, तो यहाँ पे लिखा न्यूटन। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, तो हो गया किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम तो इसका भी किलोग्राम, तो यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। या इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल, देखो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हम आपको समझाएंगे कि अगर हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मासेस को चेंज कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने इसको थियोरेटिकली तो पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको डेरिवेशन करके भी बताऊंगा कि कैसे डिस्टेंस को बदलने पर इसका फोर्स चेंज होगा या कैसे मास को बदलने पर इसका फोर्स चेंज होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अभी आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G
m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ हम कंडीशंस बताएंगे आपको कि मासेस को अगर हम चेंज कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा, या डिस्टेंस को चेंज कर दें तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सपोज कर लो कि अगर हम पहले वाला जो मास है इस मास को हम डबल कर देते हैं, 2m1 कर दें, और बाकी सारे वैल्यूज को फिक्स्ड रखें, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो डबल कैसे होगा यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ एक मास को डबल किया, बाकी सारे वैल्यू को फिक्स रखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाएगा। देखो डबल कैसे होगा, F इक्वल्स टू हम जानते होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन में है जब ये पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है, और दोनों को हम डिस्टेंस r पर अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, हम दोनों बॉडी के मास में जो पहली बॉडी है इसके मास को हमने डबल कर दिया और दूसरी बॉडी का मास हमने फिक्स रखा, यानी कि m2 था तो m2 ही रहने दिया, और इसको डिस्टेंस r पर ही हमने सेपरेट किया हुआ है। तो इस कंडीशन फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे देखो F प्राइम बराबर, इसको हमने माना फर्स्ट इक्वेशन, तो F प्राइम बराबर मिल जाएगा Gm1 m2, और यहाँ पे देखो m1 का वैल्यू डबल हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 2m1। ठीक है ना, 2m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये 2 हमारा सामने हम चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पर लिख लीजिए। चलो इस 2 को बाहर निकाल के हम इधर लिख लेते हैं, तो मिल जाएगा 2Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। नाउ इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, वी गेट, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा। जब सेकंड इक्वेशन को पहले से डिवाइड करोगे तो मिलेगा F प्राइम अपान F इज इक्वल्स टू 2Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बचा यहाँ 2, यानी F प्राइम बराबर मिल गया 2F। तो आपने देखा कि अगर हमने एक मास को चेंज किया, एक मास को हमने डबल किया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, अगर सपोज कर लो कि हमने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्या करें, डिस्टेंस को डबल कर दें यानी 2r कर दें, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना, 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए एक चीज़ कैसे आता है, कैसे हम इसको डिराइव कर पाते हैं, बड़ा ही आसान है। बस तुम मेथड समझ लो कि कैसे हम डिराइव करते हैं। बस अगर मेथड समझ गए हो तो एग्जाम में चाहे कितना भी हम मास को चेंज कर दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, या डिस्टेंस को हम ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, तो भी निकालना आसान होगा और बहुत ही ईजिली फाइंड कर लोगे कि कैसे फोर्स में चेंजिंग आ रही है। तो देखना यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें डिस्टेंस को डबल करना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर हमने पहले केस में लिखा मास m1 है, दूसरा मास m2, मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, डिस्टेंस में भी अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अभी ओरिजिनल डिस्टेंस दोनों के बीच का r है। तो यहाँ पे मिलेगा F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा मास है, मास को ऐसे ही रहने दिया, हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हमने 2r कर दिया, तो हमें मिलेगा F प्राइम इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, जब 2r का होल स्क्वायर हुआ तो मिला Gm1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब सिंपली क्या करो, यही सेम मेथड हमारा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव कर दो, तो सॉरी डिवाइड कर दो, तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो हमें मिलेगा F प्राइम अपॉन F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा टर्म हो गया कैंसिल, Gm1 m2 से Gm1 m2 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मिला यहाँ पे 1/4, तो हमें मिल गया F प्राइम विल बी इक्वल्स टू 1/4 F। ठीक है, तो हमने देखा कि फोर्स में कितनी चेंजिंग आई, जब हमने डिस्टेंस को डबल किया तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो गया है। ठीक है, अगला हम बताते हैं आपको, एक और कंडीशन बताते हैं कि अगर सपोज कर लो कि मैं क्या करूं, मास को हाफ कर दूं, दोनों मासेस को हाफ कर दूं और डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगी। तो हमने क्या किया है, पहले केस में हमने मास फिक्स रखा, मान लो पहला मास m1 दूसरा मास m2 है, दोनों को हम डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं,
तो इस कंडीशन देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या मिलेगा, देखो एक केस 1 हो गया, एक केस 2 बना लिख दिया हमने इधर, और इधर हम केस 3, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, मासेस को r डिस्टेंस पे अरेंज कर दिया है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और हमें क्या करना है, मासेस को हाफ करना है, यानी कि m1/2 और दूसरा है m2/2, ठीक है। और दोनों को हम 2r डिस्टेंस पे अरेंज कर देते हैं, 2r डिस्टेंस पे। तो देखो f प्राइम बराबर क्या मिल जाएगा, G m1 m2, सॉरी यहाँ पे m1 के जगह पे m1/2 हो जाएगा और m2 के जगह पे m2/2 हो जाएगा। अपॉन डिस्टेंस कितना है, 2r कर दिया हमने, तो 2r का होल स्क्वायर मिला हमें। f प्राइम बराबर G m1 m2 अपॉन 2 जा 4, 4 नीचे चलाएगा तो 4 इंटू, और यहाँ पर देखो बच्चों ये 2 का स्क्वायर है तो 2 जा 4 हो जाएगा इंटू r स्क्वायर, और कुल मिला के मिला तुम्हें G m1 m2 अपॉन 4 4 जा 16 r स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल यही फार्मूला इस्तेमाल करना तुम्हें, सेकंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दो, देखो क्या वैल्यू मिल जाएगा। नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या मिलेगा, वी गेट f प्राइम विल बी इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 16 r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ देखो G m1 m2 से G m1 m2 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर, और हमें मिला क्या, सॉरी यहाँ पे f भी रहेगा, हमें मिला क्या, f प्राइम इज इक्वल टू 1/16 f। यानी कि जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया और मासेस को हाफ कर दिया दोनों मासेस को, तो इस कंडीशन में जो हमें फोर्स देखने को मिला, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, वो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स के 1/16 कह सकते हैं आप कि 1/16 टाइम मिला है। तो जल्दी से बच्चों मैं हट जाता हूँ, इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसे नोट करो, और हम आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं, घर पे बैठे बैठे उसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सपोज कर लो कि पहले कंडीशन में हमें क्या करना है, मासेस को, दोनों मासेस को डबल करना है। जो m1 मास है इसको 2m1 मास करना है और m2 को 2m2 करना है, ठीक है। इस कंडीशन बताना है आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजिंग आएगी, बाकी डिस्टेंस वगैरह हर चीज़ फिक्स रखना। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें मान लो मासेस को हमने डबल कर दिया और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस जो है इसको हाफ करना है और बताना है कि सेकंड केस में ग्रेविटेशनल फोर्स में कितनी चेंजिंग आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें आप, और अगर दोनों का आंसर पता चल जाए तो कमेंट करके बताएं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, यकीनन आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे हम फोर्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मास एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, जो बिल्कुल NCERT बेस्ड होते हैं, और जो BSc है, BSc के भी वीडियोज़ को मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वीडियोज़ को मैं अपलोड कर ही रहा हूँ निरंतर, आप सभी जान ही रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।